Morning class. Today in this video we are going to study about Newton's second law of motion. In the previous video I have already explained you about Newton's first law and inertia and momentum. So in this video we are going to talk about a little bit about second law of motion. Let's read it out. When two bodies, a heavy one and a light one, are acted upon by the same force for the same time, the light body attains a higher velocity than a heavy one. सीधी सी बात है. अगर आपके पास एक छोटी बॉल है, एक बड़ी हैवी बॉल है, ठीक है, और दोनों को सेम फोर्स से कहीं फेंकोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो हैवी वाली होगी वो ज़्यादा वेलोसिटी नहीं उसको मिल पाएगी, मतलब ज़्यादा स्पीड उसके अंदर नहीं आ पाएगी, बल्कि जो हल्की वाली, जो भारी वाले के पास ज़्यादा स्पीड नहीं आ पाएगी, बल्कि जो हल्की वाली होगी उसके पास जब आप फोर्स उस पर लगाओगे, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों पे लग रहा है, एक हैवी पे एक लाइट पे, हैवी पे उतनी वेलोसिटी नहीं अटेन कर पाया, लेकिन जो लाइट वाली है वो ज़्यादा वेलोसिटी अटेन कर ले गई. इसका मतलब क्या होगा, बट द मोमेंटम गेन्ड बाय द बोथ द बॉडीज इज़ द सेम. बट क्या देखने को ये मिला कि जो मोमेंटम है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दोनों ही बॉडी का सेम था. यानी कि जो ज़्यादा मास वाली बॉल थी उसके अंदर कम वेलोसिटी आई, लेकिन जो हल्की कम मास वाली थी उसके अंदर ज़्यादा वेलोसिटी आई, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट आया मास और वेलोसिटी का वो सेम था दोनों के लिए. सो द लिंक बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम इज़ एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो जो रिलेशन है बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ध्यान से सुनना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कहीं भी वर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ आता है इसका मतलब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ जिसका हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम. समझ में आ रहा है, यानी कि मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम. रेट का मतलब टाइम से रिलेटेड. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स. सो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट वही आपको रटना है बिल्कुल. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया ही था, टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस in the direction in which the force acts. Okay, the rate of change of momentum of a body can be obtained by dividing the change in momentum by time taken. Rate of change of momentum कहाँ से निकल सकता है, by dividing the changing momentum with time. So the Newton's second law of motion can also be expressed as force is directly proportional to, see like this, force is directly proportional का साइन ऐसा होता है, ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है, आगे भी बताता रहूँगा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, यानी कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब आप सोच रहे हो कि सर ये फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या है. जैसे आपकी फाइनल वेलोसिटी v होती थी, इनिशियल वेलोसिटी u होती थी मोशन वाले चैप्टर में, याद है, वैसे ही अगर हम इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फाइनल मोमेंटम बन जाएगा, और इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा. दिस इज़ इनिशियल मोमेंटम और ये हमारा जो है फाइनल मोमेंटम बन जाएगा. समझ में आ गई बात, वही चीज़ है यहाँ पे. लेट्स रीड दिस आउट तो ज़्यादा क्लियर होगा. कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल u. द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी विल बी स्मॉल m इंटू स्मॉल u. भाई सीधी सी बात है. सपोज अ फोर्स कैपिटल F एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ टाइम t स्मॉल t एंड कॉजेज द फाइनल वेलोसिटी टू बिकम v. यानी कि एक फोर्स लगा, वो v के बाद u बन गया, u के बाद v बन गया, मतलब इनिशियली कुछ स्पीड थी, अब उस पर फोर्स लगा तो स्पीड उसकी चेंज हो गई, तो फाइनली कुछ और स्पीड है v, सपोज स्मॉल v. द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बिकम मास इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल v. नाउ द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, अब चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि m इंटू स्मॉल v माइनस m इंटू स्मॉल u, है ना. एंड द टाइम टेकिंग फॉर दिस चेंज, मतलब कितने टाइम में ये चेंज हुआ, u से v कितने टाइम में हुआ, उसको स्मॉल t ले रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं, दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका mv माइनस mu अपॉन में t बाय द डेफिनेशन इटसेल्फ. ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे m मास को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में t. और आप जानते हो ये v माइनस यू अपॉन में t क्या होता था,
ये जो v माइनस यू है अपॉन में t, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते थे। तो हमारा क्या बन जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी एक्सेलरेशन हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं है भाई, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वैसे ही हमारी यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बन के चली आती है। या अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब इसके आगे क्या है भाई, इसके आगे देख लेते हैं। सी, इसके आगे कुछ ये है, इसके आगे जो है हमारा वो ये है कि दस द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ फोर्स। भाई एक्सेलरेशन कैसे आता है, फोर्स का अप्लाई करने से ही तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन क्या करता है, बॉडी की स्पीड को बढ़ाता है, और रिटार्डेशन क्या करता है, बॉडी की स्पीड को कम करता है। चलो, एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये जो फोर्स है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक भाई। जिधर धक्का दोगे गाड़ी उधर ही तो आगे बढ़ेगी, उधर ही तो स्पीड बढ़ेगी उसकी। दौड़ते हुए इंसान को और तेज़ धक्का दे दो तो और तेज़ ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा, है कि नहीं, भले गिर जाए बाद में। दिस इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रिलेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into a कैन बी टर्न into द इक्वेशन बाय पुटिंग द इन अ कॉन्स्टेंट k। अब देखो, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, सिंबल हटेगा, यानी कि जब भी हम इस सिंबल को हटाने की कोशिश करेंगे ये चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू में, और इज इक्वल टू में चेंज होने के बाद आगे एक कांस्टेंट k आ जाता है, एक कांस्टेंट k आ जाता है। यानी कि दिस थिंग, जिसको कि मैं हाईलाइट करूँगा, दिस थिंग इज़ होली रिप्लेस्ड बाय दिस टू टर्म्स इज इक्वल टू एन आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई में इसमें आगे लिखते हैं, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू के आ गया कांस्टेंट, m और a वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये हमारी एक नई इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, ठीक। यहाँ तक कर लो आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे k जो होता है SI यूनिट की टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो k जो हमारा 1 के बराबर हो जाता है, और हमारा फॉर्मूला जो बन जाता है फोर्स का, वो बन जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, मूविंग फर्दर। Thus, Newton's second law of motion gives us the relationship between the force and acceleration. When a force acts on a body, it produces the acceleration in the body. The acceleration produced may be positive or negative. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि रिटार्डेशन भी हो सकता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो गिव्स अस द मेथड ऑफ मेजरिंग द फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. The force acting on a body can be calculated by using this formula that you have already studied above. Force equal to F is equal to m into a. We can also write this equation as a is equal to F upon m, यानी कि acceleration is equal to force upon में mass. ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, force is equal to क्या था, m into a. अब a यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो F upon a हो जाएगा कि नहीं, सॉरी m को इधर ले आओ, मतलब a को वहीं रहने दो, m को इधर ले आओ तो F upon m हो जाएगा कि नहीं, होगा। चलो वही चीज़ है। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द अबव रिलेशनशिप दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यानी कि अब देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम है, एफ अपॉन में एम है। तो जब भी ऐसा कोई रिलेशन लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो लेफ्ट वाला चीज़ है यानी कि ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, और जो ए है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम के। 1 अपॉन, देखो एम है ना, रिवर्स में एम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इसको एफ अपॉन एम को हम ऐसे नहीं लिख सकते, आप लोग तो मैथ्स पढ़े हो ना, एफ इंटू 1 अपॉन में एम। क्या ये लिखना गलत होगा? बिल्कुल सही है ना, गलत तो है ही नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? तो बस यही चीज़ है, 1 अपॉन में एम, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, मूविंग फर्दर। ये तो इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकालते हैं ऐसा। अब क्योंकि कांस्टेंट जो, अब आप सोच रहे हो कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इज इक्वल टू में तो एक कांस्टेंट भी आता है, कांस्टेंट की वैल्यू तो 1 है ना यहाँ पे, तो सिंपली लिख लिया हमने, ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके, नहीं आएगा तो पूछ लेना, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आ जाना चाहिए, बहुत ही ईजी है सब। ओके, सो सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी, देयरफॉर अगर हम कहेंगे इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी को डबल कर दें, अगर हम मास ऑफ अ बॉडी को डबल कर देंगे
तो उसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। देखो अगर a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन को डबल कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो उसका जो मास है वो क्या, या फिर इंटू 2 करने का क्या मतलब है, इसको नहीं करेंगे। मतलब एक्सेलरेशन में क्या इफेक्ट आएगा अगर हम उसकी बात करते हैं, पहले मास में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मास को, मान लो मास को हम डबल कर देते हैं। अगर हम मास को डबल कर देंगे, अगर हम मास को ही डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा हमारे, तो एक्सेलरेशन तो हमारा हाफ हो जाएगा ना। मास को हम अगर डबल कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा समझो आप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, राइट वाला बढ़ेगा तो लेफ्ट वाला भी बढ़ेगा, राइट वाला घटेगा तो लेफ्ट वाला भी घटेगा। लेकिन इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है अगर राइट वाला बढ़ेगा तो लेफ्ट वाला घटेगा, और अगर लेफ्ट वाला बढ़ेगा तो राइट वाला घटेगा। इन्वर्स रिलेशन मतलब होता है। तो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्ट रिलेशन में फोर्स के साथ है और इन्वर्स रिलेशन में मास के साथ है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि अगर हम मास डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, अगर हम मास हाफ करेंगे तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। कोई भाई कॉमन सेंस से ले लो यार, सिंपल है फिजिक्स। अब इसमें थ्योरेटिकल वर्ड छोड़ो, कॉमन सेंस। अगर मास ज़्यादा है किसी भी चीज़ का, बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना ही आप दे पाओगे, उतनी तेज़ से स्पीड नहीं बढ़ेगी ना उसकी। लेकिन अगर मास हाफ है तो एक्सेलरेशन बहुत तेज़ होगा, स्पीड ज़्यादा तेज़ से बढ़ेगी, बस वही चीज़ है। Moreover, since the acceleration is produced is inversely proportional to the mass of a body, it means that it will be easier to move light objects than heavy object. Obvious ही बात है। अब ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं। तो फोर्स नहीं, क्वांटिटी फोर्स का अभी तक हमने सिर्फ मेंशन किया था थियोरेटिकल वे में, बट अब की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मिल चुका है हमको, F इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब भाई इसकी यूनिट हमको पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे फोर्स की यूनिट? फोर्स की यूनिट हमको नहीं मालूम है, तो हमको जब नहीं मालूम होता तो हम डिराइव करते हैं, निकालते हैं। तो हम अंदाज अब देखेंगे, मास की यूनिट क्या होगी, केजी, एम के एस में रखेंगे पहले, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड्स में, ठीक है। तो मास की आपका एम, मास तो केजी में होता है, और एक्सेलरेशन की यूनिट आपकी होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इन टोटल ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। या फिर इसको एक नया वर्ड दिया गया है, क्योंकि फोर्स किसने बढ़ाई करी थी, न्यूटन ने, तो उसके यूनिट को एक न्यूटन बोल दिया गया है। न्यूटन, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, या फिर कैपिटल, सिंपली कैपिटल एन या फिर न्यूटन पूरा लिखते हैं, वैसे सिंपल कैपिटल एन ही लिखेंगे हम। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। समझ में आ गई बात? ओके, ऐसा यूनिट इज न्यूटन। ओके, इसको हटाते हैं और बाकी आप रीड करना। The SI unit of the force is Newton, which is denoted by capital N. A Newton is that force which is acting upon a body of mass 1 kg, produce an acceleration of 1 meter per second square in it. We just have seen that putting m is equal to 1 kg and a is equal to 1 meter per second, f becomes 1 Newton. तो बस यही चीज़ है, सब चीज़ 1 1 रख दो भाई। 1 kg का चीज़, 1 kg का अगर बॉडी है, उसके अंदर आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन दे रहे हो, तो उस समय फोर्स कितना लग रहा होगा, 1 न्यूटन। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, तो यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, वी शुड होल्ड अ वेट ऑफ 100 ग्राम्स ऑन आवर outstretched palm. The force exerted by 100 gram weight on our palm is approximately is equal to 1 न्यूटन। तो मतलब ऐसे आप हाथ करके रख लोगे, 100 ग्राम का वेट रख के हाथ को स्ट्रेच कर लो, उस समय जो वेट फोर्स लग होगा वो 1 न्यूटन फोर्स होगा, ठीक है। हाँ, बस ये है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस अर्लियर इज इन फैक्ट अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड लॉ, बिकॉज व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड 0, then acceleration will be also be 0 and the body remain at rest, है ना। It is obvious that Newton's second law gives us a relationship between the force applied to the body and acceleration produced by the body in the body, ठीक है। that is F is equal to m into a। तो इसको मेमोराइज कर लो आप, तो आपके लिए अच्छा होगा। It should be noted that just as a minus sign for acceleration shows the acceleration is acting in an opposite direction of a body, in the same way if a minus sign comes with a force, तो इसका मतलब क्या होगा, it will indicate that the force is acting in direction opposite to that which the body is moving, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर फोर्स का आपका नेगेटिव आता है तो फिलहाल के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। चलो, एप्लीकेशन क्या है,
कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल को कैच करने के लिए हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं भाई, देखते हैं। अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। क्या करता है, जो कैच करते हैं हम बॉल को, जब बॉल हाथ में आती है हम अपने हाथ को भी नीचे कर लेते हैं। देखो साथ में फिगर नंबर 20 में दिख रहा होगा आप लोगों को, 20 एंड 21 में दिख रहा है ना, साफ साफ बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा। सो ये चीज़ है। या फिर द केस ऑफ अ हाई जंपर, जो हाई जंपर का केस होता है इसको रीड आउट करते हैं थोड़ा सा। दिस इज डन टू प्रिवेंट द इंजरी टू द हैंड। वी कैन एक्सप्लेन इट एज फॉलोज। अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज़ अ वेरी लार्ज मोमेंटम। इन स्टॉपिंग और कैचिंग दिस बॉल इट्स मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस टू जीरो। इसका मोमेंटम को जीरो करना पड़ेगा। नाउ व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड ऑन कैचिंग द फास्ट बॉल, then the time taken to reduce the momentum of a ball is zero, ball to zero is increased, है ना। टाइम को हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब जब हमने टाइम को इंक्रीज़ किया तो हमने मोमेंटम को डिक्रीज़ कर दिया ना एक तरीके से, ठीक है। आप फॉर्मूला ऊपर तो देखे ही हो, उसके हिसाब से मैथमेटिकली भी अगर सोचो तो वही, अगर आपने टाइम बढ़ा लिया इसको मोमेंटम को ज़ीरो करने का, तो मतलब आपका चोट कम लगेगी। ड्यू टू द मोर टाइम टू स्टॉप द बॉल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड एंड हैंस a small force is exerted on the hand of the player so the hand of the player do not get hurt. आपका मोमेंटम देखो, बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आओ देख लो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, फोर्स क्या था आपका, चेंज इन मोमेंटम वन टाइम टेकन। तो अगर हमको चेंज इन मोमेंटम को क्या करना है, कम करना है, तो ऊपर वाली चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एम और अपॉन में टाइम। तो अगर हम टाइम को बढ़ा देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी कि फोर्स कम हो जाएगा। तो हमें फोर्स ही तो कम करना है कि नहीं। बस हो गई बात ख़त्म। इसीलिए टाइम हम बढ़ा देते हैं जितनी देर में हम उसको रोक रहे हैं। इफ़ हाउएवर अ क्रिकेट प्लेयर स्टॉप्स अ फास्ट मूविंग बॉल सडनली, तब उसको चोट लग सकती है ड्यू टू द हाई मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो इसी कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द क्रिकेट बॉल विल बी वेरी लार्ज एंड हेंस इट विल एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स ऑन द प्लेयर हैंड, और प्लेयर के हैंड को चोट लग सकती है। इसके कारण क्या करता है प्लेयर, वो टाइम बढ़ा देता है जिसमें कि मोमेंटम को ज़ीरो किया जा रहा है, तो बस उससे चोट कम लगती है। फिज़िक्स है हर चीज़ में, आसपास हर जगह फिज़िक्स है। द केस ऑफ अ हाई जंपर, केस ऑफ अ हाई जंपर में क्या होता है, ड्यू टू एथलेटिक्स मीट अ हाई जंपिंग एथलीट इज़ प्रोवाइडेड ईदर अ कुशन और अ हीप ऑफ सैंड टू फॉल अपॉन। क्योंकि अगर ज़मीन पर डायरेक्ट गिरेगा तो उसे चोट ज़्यादा लग सकती है ड्यू टू द हाई मोमेंटम, ठीक। This is done to prevent the injury of the athlete when he falls on the down after making a very high jump. We can explain it as follows. When the high jumper falls on a soft landing site, such as a cushion या फिर heap of sand, then the jumper takes a longer time to come to stop. तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, वही चीज़, कॉन्सेप्ट सेम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिसके कारण लेस हो जाता है, और टाइम बढ़ने के कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाता है, जिसके कारण फोर्स कम हो जाता है और उसको चोट कम लगती है। द क्वेश्चन और अ स्टैंड बीइंग सॉफ्ट रिड्यूसेस द एथलीट्स मोमेंटम मोर जेंटली। इफ़ हाउएवर अ हाई जंपिंग फॉल्स फ्रॉम अ हाइट टू द हार्ड ग्राउंड, तो उस हाई मोमेंटम के कारण उसको चोट ज़्यादा लग सकती है। सेम होता है द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट इन द कार। सीट बेल्ट का काम क्या है, दीज डेज ऑल द कार प्रोवाइड सीट बेल्ट्स फॉर द पैसेंजर टू प्रिवेंट इंजरीज in case of accident. In car accident, a fast running car stops suddenly. Due to the car's large momentum is reduced to zero in a very short time. ठीक है। द स्लाइटली स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट, वही सीट बेल्ट हमारी स्ट्रेचेबल होती है, आपने देखा ही होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है हमें चोट भी नहीं लगती और हम ज़्यादा टाइम के लिए अपने मोमेंटम को वो कर पाते, कम कर पाते। नाउ ड्यू टू द लॉन्गर टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज reduced and hence the less stopping force acts on them, so the passenger may not get injured or get less injury. It is obvious that speed seat belt reduces the passenger's momentum, इसी के कारण उनको चोट कम लगती है। तो अब ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जिसको कि एक एक करके मैं समझा दूंगा आप लोगों को। 7 क्वेश्चंस हैं, 7 के साथों समझा दूंगा, तो आप लोग ईजिली आगे के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी कह रहा है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। तो कितना एक्सेलरेशन हमें लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, व्हाट बी फोर्स, हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो अगर मैं बहुत जल्दी आपको लग रहा है ना मैं बहुत जल्दी अगर बोल रहा हूँ, तो आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। या फिर इस वीडियो का प्ले टाइम
थोड़ा सा स्लो कर सकते हो, उसमें ऑप्शन होता है यूट्यूब। नाउ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमें निकालना है, फोर्स हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। हमें पता है क्या, हमें पता है मास और हमें पता है एक्सेलरेशन। अब मास किस में, केजी में होना चाहिए, ठीक है। मास हमको केजी में दिया है 6 kg, और एक्सेलरेशन कितने में दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, और हमें एक्सेलरेशन दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर कितना हो गया, 6 4 24 न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, आंसर आ गया। अब देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, बस भाई अलजेब्रा है नॉर्मल। 3 क्वांटिटी आपको, 3 में से 2 पता है तो तीसरा निकाल लोगे आप, मैथ्स पढ़ रखे हो तो इतना तो पता ही होगा। तो इसी तरीके से ये भी है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर सेकेंड्स इन 10 सेकेंड्स फ्रॉम द रेस्ट, द मास ऑफ अ कार इतना। अब यहाँ पे जो है हमें देखो थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों, यहाँ पे फोर्स तो निकालना है हमको, लेकिन फोर्स को निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन हमें दिया नहीं है, एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए या तो आपका एक फॉर्मूला होता है ना, v-u/t, एक्सेलरेशन ये होता है। या तो आप ये यूज़ कर लो या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो। तो हम एक्सेलरेशन निकालना है तो हम ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक। तो अब यहाँ पे जो हमारा कार है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो u की वैल्यू तो 0 हो गई, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। अच्छा, v की वैल्यू यानी कि फाइनली हमको कितने, कैलकुलेट द फोर्स इम्पार्ट टू कार टू वेलोसिटी इतना 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। अपॉन में टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो 30 अपॉन में 10 कितना हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल आया। अब हमें एक्सेलरेशन निकल आया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स ही तो निकालना है हमें। तो फोर्स इज इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होगा केजी में कितना 15 इतना केजी इंटू आपका गया 3, तो ये हो गया 4500 न्यूटन। आ गया आंसर, थर्ड से आगे बढ़ो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में भाई सीधी सी बात है, द स्पीड टाइम ग्राफ। हाँ, अब ये तुम्हारा ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज़ गिवन अलॉन्ग साइड द कार वेज इतना, कार का मास दे दिया है और स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ में हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते थे वो देखते हैं पहले। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो पहले 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया कार ने, भाई ग्राफ है, नीचे टाइम है ऊपर स्पीड है, तो 2 सेकेंड का टाइम देखो यहाँ पे। अगर मैं जूम कर लूँ इसको, चलो मैं जूम करता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। हाँ, 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस होगी, 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस होगी भाई, कैसे निकालेंगे। देखो 2 सेकेंड में आए हम यहाँ पे, ये 2 सेकेंड आया, हमने देखा 2 सेकेंड में हमें स्पीड कितनी मिल रही है, स्पीड हमें मिल रही है 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम जब हमारा 2 सेकेंड है, हमें स्पीड कितनी मिल रही है 15 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमें नहीं पता है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, होता था कि नहीं होता था। यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 2 बिकम्स 30 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो कितना आ गया 30 मीटर। अब देखो क्या हमारा मैच कर रहा है आंसर, करेगा ही यार, क्या ही जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये चीज़ हमें पता लगाना है। अच्छा, हम कैसे पता लगाएंगे, अभी हमारा, अच्छा सॉरी, ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं दिया है। सबसे पहली चीज़ तो हमें यही पता लगानी थी, ठीक है भाई। तो स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। अब आपने पढ़ा रखा था कि स्पीड टाइम जो ग्राफ होता है, स्पीड टाइम ग्राफ में आपका जो एरिया अंडर द कर्व आता था, मतलब एरिया जो उसके अंदर का आता था, वो आपका डिस्टेंस ट्रैवल दे देता था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता था वो आपको क्या देता था, वो आपको डिस्टेंस दे देता था, ठीक है। ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ओके। नाउ अब इसी तरीके से फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना क्या ना, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, किसके अंदर का, ए बी लाइन जो दिख रही है, ए बी लाइन के अंदर का एरिया निकालेंगे, यानी कि इसका एरिया पूरा,
ये जो हमें दे रखा है ये वाला पूरा जितना मैं शेड कर रहा हूँ पार्ट, इसका एरिया हम निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल पता चल जाएगा कि इतने में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है, ओके, ये से हमें पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे वापस से। तो अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमको। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू, अब बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 15, तो ये कितना आ गया 15 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? ओके भाई, चलो अब हम जो है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार विल बी 15 मीटर्स। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ द 5 सेकेंड टू ब्रिंग द कार टू अ स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। अच्छा, अब देखो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड, यानी कि हम ब्रेकिंग फोर्स कौन सा अप्लाई करेंगे जिससे कि एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के बाद, टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकेंड, कार को विद इन 1 सेकेंड में हमको रोकना होगा। तो कैसे करेंगे? चलो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना होगा हमको। चलो, ब्रेकिंग फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो वही फॉर्मूला, फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें पता है, एक्सेलरेशन का हमें आइडिया नहीं। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें एक चीज़ ये पता है कि अगर हम ग्राफ के थ्रू एक्सेलरेशन निकालना है इन लास्ट 5 सेकेंड कह रहे हैं ना, तो फिर एंड ऑफ 5 सेकेंड, एंड ऑफ 5 सेकेंड विद इन 1 सेकेंड, यानी कि एंड ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड के पहले। चलो ठीक, इतना कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि 5 से 6 के बीच की बात हो रही है ये, ठीक है, एंड ऑफ 5 विद इन 1 सेकेंड, यानी कि 6 से पहले 5 के बाद। तो इतने से इतने की बात हो रही है, यानी कि मैं अगर इसको एनसर्कल कर लूँ तो इतने ग्राफ की बात हो रही है। ये सी से लेकर डी तक की कहानी है, ठीक है। ये अगर सी से लेकर के डी तक की कहानी है तो याद करो, स्पीड और टाइम ग्राफ में हमको एरिया तो डिस्टेंस देता था, बट स्लोप जो था, लाइन का जो स्लोप होता था वो हमें क्या देता था? वो हमें एक्सेलरेशन देता था। तो स्लोप कैसे निकलेगा? याद करो, मैंने बताया था स्लोप अगर ऐसा निकालना है स्लोप, तो हम कैसे निकालते थे स्लोप भाई? ये बड़ा वाला माइनस छोटा वाला अपॉन में टाइम, ये जितना भी नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस क्या हो गया आपका? चेंज इन वाई एक्सिस हो गया ये आपका 6 माइनस 5 कह रहा हूँ, चेंज इन, ये तो एक्स एक्सिस हो गया 6 माइनस 5, चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो चेंज इन एक्स एक्सिस, स्लोप निकालना है हमको। क्यों स्लोप निकाले? क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है ग्राफ से। तो ग्राफ से एक्सेलरेशन कब निकलता था? जब स्पीड टाइम का स्लोप निकालते थे। स्लोप निकालने का तरीका चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन एक्स एक्सिस ये हो गया 6 माइनस 5, दैट इज़ 1 सेकेंड, क्योंकि नीचे जो एक्स एक्सिस है हमारी टाइम एक्सिस, वो टाइम की है, तो सेकेंड। अब वाई वाला क्या हो गया? ऊपर वाला, यानी कि हमारी स्पीड एक्सिस हो गई वो। अच्छा, स्पीड कितने से कितनी है? स्पीड है ऊपर में, अगर सी पॉइंट पे हम देखेंगे ग्राफ में, तो ये हमारी है 15, चेंज इन वाई एक्सिस हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, माइनस में 0 मीटर पर सेकेंड। भाई ये वाली लाइन है ना, तो पॉइंट सी और पॉइंट डी, ठीक है, समझ गए। पॉइंट सी पे हमको क्या मिला 15, डी पे क्या मिला 0, तो 15 माइनस 0 दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में 1 सेकेंड। कितना आ गया ये? कितना आ गया ये? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका यहाँ से आ जाता। अच्छा, 6 माइनस 5 आ रहा है तो ये -1 है, तो ये -15 आ गया, -15। अब आप सोच रहे हो सर -15 कैसे आया? अरे यार -15 आएगा ना, -15 मानने की यहाँ पे ब्रेकिंग पावर निकालनी है, तो एक्सेलरेशन तो माइनस ही आएगा ना, रुक रही है कोई चीज़, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इज इक्वल टू होता था मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास हमें दिया हुआ था, एक्सेलरेशन में आया -15, और मास हमें 1000 दिया रखा था, तो कितना आ गया ये? -15,000 न्यूटन। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन एक बार फिर से लगाओगे ना पढ़ के अच्छे से, तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्राफ की नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 1 को मजबूत करके आओ, तब होगा, ठीक है। 10, अब आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? 10, द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक टू स्टॉप द कार इज़ 15,000 न्यूटन।
द नेगेटिव साइन ऑफ द फोर्स शोज दैट द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार। ऑब्वियस ही बात है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार ही तो करेंगे हम। ठीक है, समझ में आ गई बात, सबको आ गई होगी बस। अब इसी तरीके से सैम्पल नंबर प्रॉब्लम 5, 6 एंड 7 आप लोग को होमवर्क है, आप लोग को करना है, मैं समझा दूंगा नहीं आएगा तो। ठीक है, इतना कर करके तब हमारा जो है, चलो मैं 4 को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अ ट्रक स्टार्ट्स ट्रेवल फ्रॉम द रेस्ट, एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट होती है और रोल डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हिल पे रोल डाउन करती है। ठीक है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, 400 मीटर 20 सेकेंड में ट्रैवल कर ले रही है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स निकालना है अगर मास उसका 7 मेट्रिक टन है। ठीक है, 7 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन मीन्स 1000 kg, 7 मेट्रिक टन मीन्स 7000 kg। ठीक है, निकल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है ये निकाल लेते हैं। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, 400 मीटर 20 सेकेंड्स में ट्रैवल कर रही है और ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल जो स्पीड है वो हमें दे रखी है, यानी कि यू हमें दे रखा है 0। ठीक है, और हमें एस यानी कि डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड को मत समझ लेना, एस डिस्टेंस इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से वो दे रखा है हमें 400 मीटर और टाइम दे रखा है हमें 20 सेकेंड। तो अगर यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें जो कि होती थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे अब यू, क्योंकि यू 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें पता क्या क्या है, हमें ये इसकी वैल्यू पता है, हमें टाइम की वैल्यू पता है, तो हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक, तो बस इसी इक्वेशन में पुट कर देना है हमको। क्या हो जाएगा, 4 एस के जगह रख दो 400 मीटर इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, फिर प्लस में हाफ ए नहीं मालूम है टी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर जो कि हो गया 400। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 ही तो होता है भाई, जाके देख लो ना। हो गया, अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओके ये आ गया हमारा ए की वैल्यू। तो अब 2 को इधर ले जाओ और 4 को भी इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन में 400। भाई मैथ्स कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़रूरी है, नहीं तो नहीं आएगा। ये आ गई ए की वैल्यू हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 2 की वैल्यू, ए हमारी ए की वैल्यू, एक्सेलेरेशन आ गया हमारा। अब जो कि हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, एक्सेलरेशन आ गया, हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारा निकल जाएगा, मास है 7 मेट्रिक टन यानी कि 7000 इंटू 2, ये कितना हो गया 14000 न्यूटन आ गया। भाई कितना टाइम लगा करने में, 2 मिनट भी नहीं लगा, है कि नहीं है। तो फटाफट आप लोग कर लेना फिर जल्दी से। तो 5th मैंने समझा दिया, अब 6th और 7th तो भाई अपने से कर लेना, नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है। अब 5th और 7th तो आपको ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो यू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थोड़ा लंबा है, ये काफ़ी लंबा है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और फिर लास्ट वाला टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाएगी तो हमारा चैप्टर हो जाएगा ओवर। तो आराम से ही चलेंगे धीरे धीरे, और 2-3 वीडियो और फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप 6 और 7 करके फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ लेना। तो ये इस वीडियो में ख़त्म होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब बाकी नेक्स्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके देन, तब तक के लिए यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट करके मुझे अभी के अभी भेज दो। जो नहीं भेजेगा उसको फिर दिक्कत होगी बाद में, मैं मार्क्स कम दे दूँगा। ओके चलो, क्लास परफॉर्मेंस में अगर कॉपी पे मार्क्स की बात आई तो मैं देखूँगा कि किसने किस टाइम पे कितना वर्क दिया, उसके हिसाब से ही मार्क्स मिलेंगे। ओके देन, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।